नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं पूरे कोर्स के साथ। तो लेक्चर नंबर 11 होगा ये। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे। 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। हिंद यमन का आक्रमण हुआ था, उसके बाद शक का आक्रमण हुआ था, उसके बाद पहलव जिन्हें आप पार्थियाई के नाम से भी जानते हैं उनका आक्रमण हुआ था, उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ था। तो ये 4 आक्रमण आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अभी जो हमने कल की डेट में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था हिस्ट्री का, ऑल इंडिया लेवल का। इसमें हमारे ये टॉपर्स हैं। आशुतोष कुमार की फर्स्ट रैंक आई है, और उसके बाद सेकंड रैंक पर हैं चंद्रमोहन मीणा, और तीसरे नंबर पर तीसरी रैंक जिनकी आई है गौरव है। तो आप सभी को बधाई हो। आप भी टेस्ट दीजिए और अपने आप को आजमाइए कि आपने जो पढ़ा है, इतिहास हमने जो आपको पढ़ाया है, तो वो आपके पल्ले भी पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कीजिए। देखिए, मैं जो टेस्ट है ना, ये ऐसा नहीं कि पूरे इतिहास का टेस्ट ले रहा हूँ, नहीं, जो आपको पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज ले रहा हूँ। तो शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाया था, तो हड़प्पा सभ्यता का टेस्ट हो चुका है। तो आज शाम को 5 बजे से, आज मतलब 17 तारीख को 5 बजे से टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो वो होगा वैदिक सभ्यता का, जो तो दूसरा लेक्चर आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता, दूसरा और तीसरा, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के टेस्ट में, जो आज की डेट में आएगा, उसमें 47 क्वेश्चन होंगे। टोटल 47 क्वेश्चन है, और आपको समय दिया जाएगा 30 मिनट का। 30 मिनट का समय होगा। तो उसमें देखिए अच्छा स्कोर आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। टेस्ट अगर देना है आपको, एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल कीजिए। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, श्री एजुकेशन लिख कर सर्च कीजिए। ये देखिए, ये हमारा जो है श्री एजुकेशन का ऐप है, जो लोगो बना हुआ है। तो इसे इंस्टॉल आप कर लेंगे, उसके बाद नंबर से आप रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैच सेक्शन में जाएंगे। बैच सेक्शन में जाने के बाद ये प्लस का निशान जो आप दबाएंगे तो इस प्रकार का कोई इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको बैच कोड डालना पड़ेगा। तो जो ये हमारा बैच है, बैच का नाम है हिस्ट्री फॉर एनटीपीसी, ठीक है। तो ये बैच कोड, ये जो दिया गया है आपके सामने, ये डालकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या केवल आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और मैं आपको जो है ऑटोमेटिक ही बैच में एंट्री करवा दूंगा। तो नेक्स्ट टेस्ट याद रखिएगा 17 अक्टूबर को होगा, शाम को 5 बजे से, और 18 अक्टूबर शाम 4 बजे तक ही खुला रहेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आप टेस्ट दीजिए, आधे घंटे का टेस्ट है, और याद रखिए एक ही बार आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से आता है इंटरफेस, वैसे ही वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक बार आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा, दूसरी बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं आप। और जो इसका सोल्यूशन है वो आपको कल शाम 4 बजे के बाद मिल जाएंगे, और आपकी रैंक जो है 4 बजे के बाद रैंक आपको मालूम पड़ जाएगी, आपकी क्या रैंक आई है। जो स्कोर आपका होगा, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, वो तो उसी टाइम पता लग जाएगा। लेकिन जो रैंक है, कितनी रैंक आपकी आई है, वो शाम को 4 बजे कल पता लगेगा, जब सभी स्टूडेंट टेस्ट दे लेंगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट दीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे। मौर्योत्तर काल में जो देसी राजा थे वो तो आपने पढ़ लिया। मौर्यों का जब पतन हुआ तो देश में क्या हाल था। उस समय देश के अंदर कुछ छोटे छोटे राजवंश आए थे उभर कर, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र अगर कमज़ोर पड़ा तो विदेशी आक्रमण तो स्वाभाविक था, वही हुआ। मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था, लेकिन मौर्य साम्राज्य जब विनाश हो गया, उसका जब पतन हो गया, तो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो छोटा छोटा इलाका ही जो है कब्जा उन्होंने लिया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा संगठित नहीं थे, सभी लोग आपस में अपना अपना राजपाट कर रहे थे, गृह युद्ध की स्थिति थी। इसी कारण से विदेशियों ने आक्रमण शुरू कर दिया। तो विदेशी आक्रमणों में सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था, हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक के द्वारा आक्रमण किया गया था। डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है। इसके बाद जो आक्रमण हुआ था, शकों के द्वारा आक्रमण हुआ था। इसके बाद हिंद पार्थियन या पहलव के द्वारा आक्रमण हुआ था। पहलव देखिए, याद रखिए पहलव है ये, ठीक है। अब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ पल्लव आएगा, तो ये अलग है, पल्लव अलग है, पहलव अलग है। इसके लास्ट में कुषाण वंश। तो 4 वंश आपको पढ़ने हैं जो विदेशी आक्रमण है, जो विदेशी आक्रांता है।
तो इनका क्रम आप याद रखिए, सबसे पहला तो प्रश्न यही है। तो बहुत बार पूछा गया है, क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन है? इंडो ग्रीक, हिंद यवन, फिर शक आए, फिर पहला, फिर कुषाण। ये नाम जो है सीरियल वाइज आप याद रखिए। और सबने आक्रमण कहाँ किया? उत्तर पश्चिम भाग से, यही वाला आक्रमण। इससे पहले आक्रमण 2 बार हो चुका है, ईरानियों का, यूनानियों का, वो भी यहाँ से हुआ था। लेकिन उसके बाद मौर्य साम्राज्य आ गया तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो है भारत पर आक्रमण करने की। लेकिन मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हुआ उसके बाद जो सत्ता है छोटी छोटी वंशों में बट गई, तो केंद्र जो है एक तरीके से कमज़ोर हो गया, तो विदेशियों का आक्रमण होना स्वाभाविक था। इसी कारण से विदेशियों ने आक्रमण किया और बहुत ही लूटपाट की। तो यही हम पढ़ रहे हैं विदेशियों के आक्रमण में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंद यवन या हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक का आक्रमण। अब ये क्या है? चलिए, इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य जब अस्तित्व में नहीं आया था, मगध साम्राज्य के जो शुरुआती वंश थे, हर्यक वंश जैसे था, उन शुरुआती वंशों में भी भारत पर आक्रमण हुए थे कि नहीं हुए थे? 2 आक्रमण हुए थे। एक ईरानियों का आक्रमण हुआ था और दूसरा यूनानियों का आक्रमण हुआ था। जो दूसरा यूनानियों का आक्रमण था वो सबसे महत्वपूर्ण था। वहाँ पे सिकंदर का नाम आया था। सिकंदर ही वो यूनानी था जिसने आक्रमण किया था भारत पर। जब उसने आक्रमण भारत पर किया तो बहुत सारा क्षेत्र उसने जीत लिया था, वो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि सेना में बहुत लोग बीमार हो गए थे, घायल हो गए थे। वो बोले कि हमारे बस का नहीं है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो सिकंदर ने ये ठान लिया कि ठीक है, हम वापस लौटेंगे। तो वापस लौटते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन उसने साम्राज्य जो है उसका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो उसने साम्राज्य किसको दिया? उसका साम्राज्य जो है उसके जो सेनापति थे ना, उन्होंने बांट लिया था। प्रमुख 3 सेनापति थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सेल्यूकस निकेटर था। ये आप जानते ही हैं। सेल्यूकस निकेटर वही जिसने चंद्रगुप्त मौर्य पर भी आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर वही जिसने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा राजदूत का नाम क्या था? याद आ रहा है कि नहीं? एक मैं हिंट देता हूँ, इंडिका उसने नाम की पुस्तक लिखी हुई है। अब याद आया कि नहीं? मैगस्थनीज, याद रखिए, भूलिए नहीं। तो वो था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने ये वाला इलाका, देखिए यहाँ के कुछ क्षेत्र जो है अपने कब्जे में कर लिए थे और अपने साम्राज्य को और बढ़ाया था। उसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया था, क्योंकि उसकी भी इच्छा सिकंदर टाइप ही थी कि पूरे विश्व पर विजेता बनने की। लेकिन हालांकि सफल नहीं हो पाया, वो अलग बात है। तो उसी सिलसिले में उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो पुत्र है, उसका एक पुत्र है एंटियोकस प्रथम। जब इसका टाइम चलता है तो अपने पिता के द्वारा जो दी गई विरासत है उसको वो संभाल कर रखता है। लेकिन उसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी आता है एंटियोकस द्वितीय, अब ये उतना सक्षम नहीं था। तो इसके अंडर में जो एरिया थे वहाँ पे इन्होंने जो गवर्नर या कह सकते हैं लोकल जो शासक इनके अधीन थे उनको वहाँ पे लगा रखा था। तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। उनको मालूम पड़ गया कि केंद्र में तो जो है एकदम निठल्ला बंदा है, तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उसी प्रकार बैक्टीरिया पर एक जो सिस्टम था, एक जो शासक, एक वंश था, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। उन्हीं में से आता है एक ड्रेमेटियस। तो बैक्टीरिया का जो शासक है ड्रेमेटियस, इसने सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्योत्तर काल में मैं कह रहा हूँ, मौर्योत्तर काल में बैक्टीरिया का जो शासक था, ये पहले किसके अधीन में थे? ये लोग पहले सेल्यूकस निकेटर के जो उत्तराधिकारी थे उनके अधीन में थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया समय के साथ। परिस्थितियां इनके अनुकूल थी, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इन्हीं में से एक जो शासक था ड्रेमेटियस, इसने भारत पर आक्रमण किया। मौर्योत्तर काल में जो पहला आक्रमण है इसी के द्वारा हुआ था। तो ड्रेमेटियस ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो ये देखिए ड्रेमेटियस है, ये तस्वीर है। कई इसके द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई थी उनमें इनकी तस्वीर मिली है। ठीक है,
तो आक्रमण करने के बाद जो आज का अफ़गानिस्तान है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, चाहे भारत का पंजाब हो चाहे पाकिस्तान का पंजाब हो, और सिंध का जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसने अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी सियालकोट को बना लिया। शाकल को अपनी राजधानी, या जिसे सियालकोट आज की डेट में कहते हैं, पाकिस्तान में ये क्षेत्र है। 183 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, ठीक है। तो सियालकोट को अपनी राजधानी बना दिया। याद क्या करना है आपको, ड्रेमेटियस हिंद यूनानी का पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया और सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया। डेट नहीं याद करनी है, ठीक है, आपको डेट नहीं याद करनी है। मौर्योत्तर काल में जितने भी वंश हैं ना, इनमें एक अद्धी डेट को छोड़कर बाकी कोई डेट आपको याद नहीं करनी है। जो याद करनी है मैं अभी आपको बता दूंगा, जैसे शक संवत और विक्रम संवत, ये डेट याद रखनी है आपको, 57 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी। इसके अलावा आपको कोई डेट याद नहीं रखनी है, जो भी याद रखना होगा मैं आपको बताता रहूँगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेट के एग्जैक्ट जो डाटा हैं ये विद्वानों को ही नहीं मिल पाए हैं बच्चों, तो कैसे याद करोगे आप बताओ। विद्वान जो अलग अलग बड़े बड़े विद्वान हैं ना, उनकी अलग अलग किताबें आप पढ़ोगे, वो अलग अलग समय बताते हैं, ठीक है। तो ये जो डेट है आप अनुमान लगाने के लिए समझ सकते हैं कि हाँ इस टाइम पर ये हो रहा है भारत में, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर इलाके में ये हो रहा है, तो मध्य भारत में क्या हो रहा होगा, साउथ इंडिया में क्या हो रहा होगा, तो ये अनुमान लगाने के लिए सही है। परीक्षा में नहीं डेट पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हिंद यवन शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मिनांडर था। मिनांडर का जो टाइम पीरियड 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक, लगभग याद नहीं करना, समझने के लिए, इसने शासन किया। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलिंद। तो हिंद यवन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मिनांडर या मिलिंद। अब महत्वपूर्ण इसलिए है ना, एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, जिनका नाम था, क्या नाम था? नागसेन। ये मिनांडर है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आपका मिनांडर है। तो एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और आपका जो मिनांडर है, एक दरबार में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। हाथापाई वाला युद्ध नहीं, शास्त्र युद्ध हुआ, मतलब बातों बातों वाला युद्ध हुआ कि जो मिनांडर था इसने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उनका अच्छे से जवाब दिया गया। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा, ठीक है। नागसेन के द्वारा बहुत अच्छे से जवाब दिया गया और मिलिंद या मिनांडर जो था वो उससे संतुष्ट हो गया और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बौद्ध धर्मों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। एक मिलिंद पनो है, मिलिंद पनो एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में है। तो मिलिंद पनो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में है। इस मिलिंद पनो में वो सारी बातें हैं जो नागसेन और जो मिलिंद था उसके बीच में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? मिनांडर। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? मिनांडर। मिनांडर पर ही तो मिलिंद पनो लिखी गई है। मिलिंद पनो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पनो में है क्या? नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु था, जिन्होंने मिलिंद को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था। तो नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप है बौद्ध धर्म के बारे में, वही इसमें लिखी हुई है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। याद हो जाएगा? वेरी गुड। अब ये देखिए, ये सभा है ना, ये तस्वीर बनाई गई है, तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये नागसेन है और जो ये शासक है ये कौन है? मिनांडर या मिलिंद, याद रखेंगे। अब उसके बाद आक्रमण करते हैं शक। ये शक आक्रमण करेंगे। हिंद यवन का आक्रमण हो गया, इसके बाद शक आक्रमण करेंगे। अब देखिए, शक सबसे पहले याद रखिए कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, जो ईरान और जो सीरिया वाला जो इलाका है वहाँ से आए थे। तो इनका मूल स्थान ये था शकों का। अब याद रखिए, जो हिंद यवन ने जो अपना साम्राज्य फैलाया था, उससे ज़्यादा क्षेत्र तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया था। शक और हिंद यवन में अगर तुलना करेंगे तो शकों का जो साम्राज्य था वो अधिक दूरी तक फैला हुआ था, ठीक। अब शक जो थे ना, इनकी 5 शाखाएं थी।
इनकी 5 शाखाएं थी, वो पांचों के बारे में आपको याद रखना है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक इनकी जो शाखा थी वो अफ़गानिस्तान में रह गई, ये जो शाखा थी ना एक अफ़गानिस्तान में रह गई, एक जो शाखा थी वो जाके तक्षशिला में बस गई, और एक जो तीसरी वाली जो शाखा थी इनकी वो यूपी के मथुरा में चली गई, और जो चौथी थी वो उज्जैन और जो मालवा वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश वाला वहाँ पे चली गई थी। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 5वीं शाखा थी वो कहाँ चली गई थी? नासिक क्षेत्र में चली गई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण है, मालवा क्षेत्र या उज्जैन या मध्य प्रदेश में जो बसे थे शक, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपना साम्राज्य गुजरात तक फैलाया हुआ था। रुद्रदामन अभी नाम आएगा, वो इन्हीं में से था ना। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 शाखाओं को ही पढ़ना है। देखिए आपको ये 4 शाखाओं को ही पढ़ना है बस। एक तो अफ़गानिस्तान में रह गया था, तो जो पहला या कहा जाए दूसरा जो शाखा थी जो तक्षशिला में बसी थी, इनमें जो पहला शासक था ना उस शासक का नाम था मेउस। जो पहला जो शासक था उसका नाम क्या था? मेउस था। इसके अलावा कुछ अन्य शासक भी थे जो मेउस के बाद आए, एजेज और एजलेसेज, तो ये अन्य शासक आए थे। इनका जो अधिकार क्षेत्र था गांधार वाला इलाका, और जो पंजाब, जो भारतीय क्षेत्र में जो पंजाब है और पाकिस्तान में जो पंजाब है, ये वाला क्षेत्र इनके अधिकार में था। तो तक्षशिला के बारे में ये याद रखना है, पढ़ के भूल जाइए, बस मेउस का नाम याद रखना है तो कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन वाले ही हैं। उसके बाद देखिए मथुरा के शक, यूपी में जो मथुरा इलाका है वहाँ के शक। तो जो मथुरा के शक थे ना ये वाले, ये पहले यहाँ नहीं रहते थे, ये पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। यहाँ पे पहले ये मालवा क्षेत्र में रहते थे, मध्य प्रदेश क्षेत्र में रहते थे, लेकिन ये भगा दिए गए थे। उज्जैन के एक राजा थे, विक्रमादित्य उनका नाम था। क्या नाम था? विक्रमादित्य। इन्होंने 57 ईसा पूर्व में जो उज्जैन में या मालवा के क्षेत्र में जो शक थे इन्हें भगा दिया, और ये लोग भाग के कहाँ चले गए? ये लोग भाग के चले गए मथुरा में आ गए थे। तो विक्रमादित्य ने इन्हें हराया, तो इन्हें हराने की खुशी में उसने एक कैलेंडर चलाया जिसे आप विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। क्या? विक्रम संवत, ठीक है। और इसका जो टाइम शुरू होता है वो 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। नेपाल का ये राष्ट्रीय कैलेंडर है, नेपाल का ये नेशनल कैलेंडर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शक संवत के हिसाब से, शक संवत वाला जो कैलेंडर है उसमें कौन सा वर्ष चल रहा होगा, अगर यहाँ पे 2020 चल रहा है तो वहाँ पे कौन सा वर्ष चल रहा होगा? तो यहाँ पे 57 को ऐड कर दीजिए, 2077 वर्ष वहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये विक्रम संवत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विक्रमादित्य, उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य, जिसने शकों को हराया और उन्हें उस क्षेत्र से भगा दिया मथुरा। तो इस खुशी में उसने विक्रम संवत चलाया था, याद रखेंगे, वेरी गुड। और मथुरा में जाकर जो प्रथम शासक था ना वो राजुल था। क्या था? राजुल। और इसका पुत्र सोडास। इतनी बातें आप याद रखिए। जो मथुरा वाला इलाका है ना, मथुरा के जो शक है इनमें बस आप 57 ईसा पूर्व जो शक संवत, विक्रम संवत है वो याद रखिए। आगे शक संवत भी आएगा, शक संवत, विक्रम संवत दोनों याद रखिएगा। शक संवत जो कैलेंडर है वो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। अब इसके बाद नासिक के शक, ये वाला जो महाराष्ट्र वाले इलाके में। सबसे पहले जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो लास्ट में पढ़ते हैं। तो नासिक के शक में जो है याद रखना है कि 2 प्रसिद्ध शासक थे, एक भूमक एक का नाम था, एक नहपान। इन दोनों में भी तुलना करें तो सबसे महत्वपूर्ण नहपान था। ये अपने आप को क्षयरात क्षत्रप कहते थे या क्षयरात वंश से ये बिलोंग करते हैं, इनका ये मानना था। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? नहपान। तो इतना ही याद रखिए बस। इसके बाद आते हैं मालवा या उज्जैन के शक। तो अभी आपको बताया विक्रमादित्य ने जो उज्जैन या मालवा के जो क्षेत्र में शक रहते थे उनको भगा दिया, वो भाग के चले गए मथुरा। लेकिन कुछ दिनों बाद में विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है। जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है तो फिर से दोबारा यहाँ पर एक शक की शाखा आकर बस जाती है,
तो वही कहलाते हैं मालवा या उज्जैन के शक। ठीक है, पहले जो भाग गए थे वो तो पहले वाले थे, बाद में जो आए थे ये ना, ये हैं। अब इनमें जो पहला स्वतंत्र शासक था वो चेस्टन था, उसका क्या नाम था, चेस्टन। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो रुद्रदामन। रुद्रदामन के ही बारे में तो सब आपको याद रखना है। रुद्रदामन का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक। रुद्रदामन की मृत्यु हो जाती है 150 ईस्वी में। ये डेट अभिलेखों में मिल गई है। ठीक है, इसकी जो डेट है ये मिल गई है कि रुद्रदामन ने 150 ईस्वी में एक मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी, ये डेट मिली है। ये आप रुद्रदामन के बारे में ये डेट याद रख सकते हैं। अब रुद्रदामन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक जो जुड़ के बात आती है वो जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन को जूनागढ़ के अभिलेख के साथ जोड़ लीजिए, जब भी प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी है उसका मुख्य स्रोत जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, 150 ईस्वी के आसपास इसको बनवाया गया था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें। और इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और संस्कृत भाषा वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो यही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन के द्वारा या रुद्रदामन से लिंक जो जूनागढ़ अभिलेख है वो गुजरात में है। ये मालवा और उज्जैन के जो शक है ना, इन्होंने अपना साम्राज्य को गुजरात तक फैला दिया था। इन्होंने अपना साम्राज्य को ना गुजरात तक फैला दिया था। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ पे है आप जानते हैं, गुजरात में है। अब इस अभिलेख से ये भी जानकारी मिलती है कि जूनागढ़ में एक राज्यपाल को नियुक्त किया गया था शकों के द्वारा, क्योंकि ये इलाका शकों के ही अंडर में आता था। तो शकों के द्वारा एक गवर्नर था, गवर्नर को वहाँ पर नियुक्त किया गया था। उस गवर्नर का नाम था सुविशाख। क्या नाम था, सुविशाख। इस सुविशाख का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुविशाख के द्वारा सुदर्शन झील को मुरम्मत करवाया गया था या पुनः निर्माण उसका करवाया गया था, ये याद रखेंगे आप। ठीक, इसके बाद एक और इसमें बात याद रखनी है कि जो ये शक थे ना, मालवा के जो शक थे, इनका जो अंतिम राजा था वो रुद्र सिंह तृतीय था। अब रुद्र सिंह तृतीय को मार दिया जाता है गुप्त शासकों के द्वारा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मार दिया जाता है। फिर से यहाँ विक्रमादित्य, वो विक्रमादित्य अलग है और ये विक्रमादित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश आगे पढ़ेंगे तो या इनका नाम आएगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय को समाप्त करके उसके बाद शक की कहानी ही ख़त्म कर दी। और पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए गए गुप्त शासकों के द्वारा। महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म होती है शकों की यहीं पे। इसके बाद आते हैं पहलव। तो पहलवों का क्रम तीसरा है, याद रखिए, पहलव या हिंद पार्थियाई। पहलव अलग है, पल्लव अलग है। फिर बार बार मैं बता रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज होके कोई एग्ज़ाम में आए तो उल्टा फुल्टा मत कर दीजिएगा। अब शकों के बाद पार्थियाई लोगों ने आक्रमण किया। इनका जो मूल निवास था वो ईरान था। इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था, ईरान। अब इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, तक्षशिला, जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है उसे अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो गोंडो फर्नीज था। क्या नाम था उसका, गोंडो फर्नीज। इसका टाइम बताया जाता है 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी के बीच में था। ठीक है, टाइम से अनुमान लगा सकते हैं आप कि मतलब कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इसके पहले जो शक आए थे, शक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे तब ये पहलव आएंगे। नहीं, शकों ने इनसे पहले आक्रमण किया तो उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने भी आक्रमण कर दिया। तो पैरेलल में इनका भी साम्राज्य चल ही रहा है। जब शक अपना जो गुल खिला रहे हैं भारत में, तो ये उत्तर जो पश्चिम वाला इलाका है वहाँ पर इनका आक्रमण हो चुका है। तो पैरेलल में ही है, बस थोड़ा सा उन्होंने पहले आक्रमण कर दिया और थोड़ा सा बाद में इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, जब इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ का जो इलाका था, तक्षशिला वाले जो शकों थे, इनको उन्होंने समाप्त कर दिया। अब ये याद रखेंगे कि पार्थियाई साम्राज्य का जो संस्थापक है वो मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है।
तो दो ही नाम तो याद रखने हैं आपको, गोंडोफर्नीज और मिथ्रेडेटस। जो गोंडोफर्नीज था वो प्रमुख शासक था, लेकिन पहला शासक या संस्थापक कौन था, वो मिथ्रेडेटस प्रथम था, और तक्षशिला इनकी राजधानी थी। और क्या याद रखना है, इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना ज़्यादा। दो बातें और मैं बताता हूँ, वो आप याद करना चाहिए, याद कर ले सकते हैं। गोंडोफर्नीज के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। कौन भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था? सेंट थॉमस, ठीक है। और पहलवों की शक्ति को समाप्त करके कुषाण वंश आ जाता है, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में शासन करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद वो भारत के भीतर भी घुसना शुरू कर देगा, भारत के दिल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं उनके बारे में। तो ये 4 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो कुषाणों का आक्रमण है, ठीक है। कुषाण वंश मोटे तौर पर आपके दिमाग में याद कर लीजिए 30 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक था, मोटे तौर पर अपने दिमाग में रख लीजिए। पहलवों के बाद कुषाण आए। अब इनका मुख्य स्थान कहाँ से था, अर्थात इनका मूल निवास कहाँ से था, तो उनके बारे में कहानी देखिए। चीन का जो पश्चिमी वाला इलाका है, यहाँ पे एक कबीला रहता था जिसका नाम था यूची कबीला। आराम से रहता था, पूरा जीवन व्यापन करता था अपना, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन हुआ क्या, इन पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? इनका पड़ोसी जो कबीला था जिसका नाम था हिंगनू, एक पड़ोसी कबीला था हिंगनू, इन्होंने आक्रमण कर दिया और यूचियों के जो कबीले के जो नेता थे उनको मार दिया। अब जो ये यूची कबीला के लोग थे इनको भगा भी दिया, तो इनकी जो अलग अलग शाखाएं बट गई, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। एक शाखा जो है वो भारत की तरफ आती है और भारत पर आक्रमण करती है, वही जो शाखा होती है वो कुषाण कहलाते हैं। तो ठीक है, कुषाण कहाँ से आए आपको समझ में आ गया। अब यूची कबीला कई शाखाओं में बट गया, बता दिया हमने आपको। इन्हीं में से एक शाखा कुषाण कहलाए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब भारत में सर्वप्रथम कुजुल कडफिसेस, नाम सभी याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुजुल कडफिसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण किया, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया था। पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। और इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सिक्के तांबे के सिक्के इसके द्वारा चलवाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैप देख पा रहे हैं ये वाला, ये कुषाणों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। चलिए, अब कुजुल कडफिसेस की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिंहासन पर बैठता है विम कडफिसेस। कौन बैठता है? विम कडफिसेस सिंहासन पर बैठता है। एक चीनी ग्रंथ है जिसका नाम है हाउ हान शू। हाउ हान शू एक चीनी ग्रंथ है, इसको अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे। जिन्होंने पढ़ा उन्होंने ये बताया है कि इसमें लिखा हुआ है कि तिएंचू एक जगह है, उस पर विजय पाली थी विम कडफिसेस ने, और वहाँ के क्षेत्र में सेनापति अपना भेज दिया था शासन करने के लिए। तिएंचू एक जगह है जिस पर विजय पाली थी किसने? विम कडफिसेस ने, और यहाँ पर एक सेनापति भेज दिया था शासन करने के लिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? चीनी ग्रंथ में लिखा हुआ। चीनी ग्रंथ का नाम क्या है? हाउ हान शू है इसका नाम। अब इनसे मैं पूछूँ कि तिएंचू मतलब क्या है, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने बताया जो तिएंचू है, जो आज का जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे उस क्षेत्र को तिएंचू इन्होंने कहा। समझ आ गया विम कडफिसेस के बारे में जानकारी। तो विम कडफिसेस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो विम कडफिसेस के द्वारा चलवाए गए थे। नोट कर लीजिएगा, विम कडफिसेस के द्वारा भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के चलवाए गए थे। तो ये देखिए सोने के सिक्के इसके द्वारा चलवाए गए थे, ठीक है। और विम कडफिसेस को ही भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा इसने सोने के अलावा तांबे के भी सिक्के चलवाए थे। अब इसके सिक्कों की ये खासियत थी कि एक तरफ तो यूनानी लिपि है और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि है। एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि। इसके अलावा इसकी सिक्कों पर
शिव की आकृति मिली है, नंदी बैल की आकृति मिली है और त्रिशूल की आकृति मिली है। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये शैव धर्म में आस्था रखता था। कहीं लिखा नहीं है शैव धर्म में आस्था रखता था, विद्वानों ने ये अनुमान लगा लिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। त्रिशूल देखिए यहाँ पे त्रिशूल होगा, ये त्रिशूल है। ठीक है, ये त्रिशूल है। और नंदी बैल, ये देखिए नंदी बैल की आकृति है यहाँ पे, और शिव की आकृति भी मिली है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है कुषाण वंश का, वो कनिष्क है। कुषाणों को कनिष्क की वजह से ही पढ़ना पड़ता है ज़्यादातर। तो कुषाण वंश में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा राजा है? कनिष्क। कनिष्क जो है राजगद्दी पर बैठा 78 ईस्वी पे। तो ये डेट आपको याद रखनी है। जब वो राजगद्दी पर बैठा, उस खुशी में उसने एक कैलेंडर चलवाया जिसे शक संवत कहते हैं। ठीक है, शक संवत। अब कई बार जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो शक संवत किसके द्वारा चलवाया गया था? कुषाणों के द्वारा, शकों के द्वारा, या हिंद यवन के द्वारा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट शक करके आ जाते हैं, कहते हैं शक संवत है तो शक है तो मतलब शकों ने चलवाया होगा। नहीं, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी से एक नया कैलेंडर स्टार्ट करवाया जिसे शक संवत कहा जाता है। इस कैलेंडर को भारत की सरकार ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया है। जो भी कामकाज होते हैं इसी के अनुसार होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2020 चल रहा है, मतलब ये 2020 है, तो इस कैलेंडर में शक संवत वाले कैलेंडर में कौन सा वर्ष चल रहा होगा? तो -78 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शक संवत और जो विक्रम संवत है उसमें कितना अंतर है? तो देखिए ये 0 वर्ष मैंने कर दिया इसको। इससे पहले 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चला था, जबकि 78 ईस्वी में क्या चला? शक संवत। दोनों के बीच में अंतर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 78 + 57, क्योंकि ये 78 वर्ष ये, 57 वर्ष ये, दोनों को ऐड करेंगे 8 7 15 5 7 12 13 135 वर्ष। ठीक है, तो शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। कनिष्क के बारे में एक और जानकारी आपको चाहिए कि कश्मीर में कनिष्कपुर किसके द्वारा बसाया गया था या स्थापित किया गया था या स्थापना की गई थी? कनिष्क के द्वारा स्थापना की गई थी, नाम से याद हो जाएगा। इसके अलावा तक्षशिला में सिरकप एक नगर जो है बसाया गया था, कनिष्क के द्वारा ही बसाया गया था। कनिष्क जो है इसका चीन के शासक उस समय पांचाओ था, उससे युद्ध हुआ था। तो शुरुआत में तो कनिष्क हार गया, लेकिन बाद में इसने पांचाओं पर जीत हासिल कर ली। तो इंटरनेशनल लड़ाइयाँ इसके शासनकाल में ये करता था। इससे पहले जो भी शासनकाल था वो देख रहे हैं कि गृह युद्ध ही हो रहे हैं, आपसी में हो रहे हैं, लेकिन विदेशों से भी ये युद्ध लड़ा है। कनिष्क के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब कनिष्क राजा था तो इसी के टाइम पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। ये बौद्ध संगति क्या होती है पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कई बौद्ध अनुयायी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध भिक्षु वो आते हैं और साहित्य को संकलित करते हैं, मतलब कुछ किताबें या कुछ जो ग्रंथ हैं वो लिखने का काम करते हैं। इस बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे, और ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले जो महान लोग थे, ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, और यहीं पर चौथी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान, आप जानते हैं। और ये कहाँ हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का स्थान कश्मीर का कुंडल वन। उस समय राजा कौन था? कनिष्क था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। याद हो जाएगा, वेरी गुड। और कनिष्क के समय में भारत में 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, एक गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। ये बहुत बार पूछा हुआ है।
कि कनिष्क के टाइम पर कौन सी 2 कला शैलियों का जन्म हुआ, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। कनिष्क के दरबार में अनेक योग्य विद्वान रहते थे। उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहले हैं पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष। तो जो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध दार्शनिक थे, पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। इसके अलावा नागार्जुन भी सापेक्ष का सिद्धांत देने वाले, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अलावा एक बहुत ही बड़े चिकित्सक हुए हैं, चरक। इन्होंने चरक संहिता लिखी हुई है। चरक संहिता किसकी रचना है? चरक की ही रचना है। और चरक किसके दरबार में रहते थे? कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये कौन थे? एक चिकित्सक थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। मथुरा को इसने दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, पहली राजधानी कौन सी? पेशावर या पुरुषपुर जिसे कहते हैं। ठीक है, पेशावर जिसे आप पुरुषपुर कहते हैं, पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, वो पहली राजधानी थी। लेकिन जब भारत में इन्होंने अपना धावा बोल दिया, भारत के अंदर तक घुस गए, तो यूपी का जो मथुरा है, इसे इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। कनिष्क के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाला जो 3 रास्ते थे, जिसे सिल्क रोड कहते हैं, सिल्क मार्ग कहते हैं, तो इस रोड पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। जो 3 रास्ते थे ना, इन तीनों रास्तों पर कब्जा हो गया था। किसका? कनिष्क का। अब कनिष्क के बाद, कनिष्क की जब मृत्यु हो जाती है, कुछ और कुषाण वंश में शासक आते हैं जिनका नाम है वशिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वसुदेव। अब कनिष्क के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, द्वितीय अशोक मतलब दूसरा अशोक किसे कहा गया है? कनिष्क को ही कहा गया है। ठीक है, दूसरा अशोक कनिष्क को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी महानता की वजह से। सम्राट अशोक बहुत महान थे ना, तो उन्हीं से संज्ञा दी गई, उन्हीं की बराबरी की संज्ञा दी गई है कि दूसरा अशोक किसे कहा गया है? कनिष्क को। नोट कर लीजिएगा। अब हुविष्क जो था, कुषाण वंशों में जो शासक था हुविष्क, ये 106 ईस्वी से लेकर 140 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल चलता है। इसने कश्मीर में एक नगर बसाया था जिसे आप हुष्कपुर से के नाम से जानते हैं। वासुदेव इस वंश का अंतिम राजा था। एक नोट कर लीजिएगा बात कि नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो कनिष्क को जाता है। जो भी पढ़ा आपने कनिष्क के बारे में, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो कनिष्क को जाता है। लेकिन पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है, वो किसे जाता है? वो विम कर्डफिसेस को जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतनी बातें। एक और बात नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कि चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए। जो कुषाण थे इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलवाए थे। इतनी बातें आप याद रखिए और आप टेस्ट जो है जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, और अपना स्कोर आप कल देख पाएंगे 4 बजे के बाद। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।